मारो राजस्थान में आपका स्वागत है। बुलेटिन में सबसे पहले कोरोना संकट की बात करेंगे। बात कोरोना को लेकर सरकार लगातार एक्शन मोड में है। सरकार के 3 मंत्री दिल्ली पहुंचे हैं, प्रदेश के हालात पर चर्चा की। वहीं बात कोरोना काल में दादागिरी की भी होगी, जो एक साधु पर दिखाई दे रही है। बात कोरोना काल में देवदूत की भी होगी, जिनकी वजह से आज हम इस जंग में जीत सुनिश्चित करना चाहते हैं। और बात संकट काल में लूट की भी होगी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर दिल्ली से आई है। कोरोना संकट पर एक्शन में है गहलोत सरकार। सीएम गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी से बात की है। सोनिया गांधी से भी फोन पर बात हुई है। प्रदेश के हालातों को लेकर बातचीत की गई है। कांग्रेस चेयरपर्सन सोनिया गांधी से चर्चा की गई। ऑक्सीजन दवाइयों की कमी की जानकारी दी गई। प्रदेश के हालातों को लेकर सोनिया गांधी भी चिंतित नजर आ रही हैं। तो सीएम गहलोत ने कोरोना संकट पर सोनिया गांधी से बातचीत की। तो कोरोना संकट पर गहलोत सरकार लगातार एक्शन में है। सीएम गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है। सोनिया गांधी से भी फोन पर बात हुई है। प्रदेश के हालात के बारे में दोनों को ही जानकारी दी गई है। ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी की जानकारी दी है। प्रदेश के हालातों को लेकर सोनिया गांधी भी चिंतित है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे जयपुर संवाददाता दिनेश शर्मा के साथ। दिनेश, सीएम गहलोत ने नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से भी बातचीत की, साथ ही चेयरपर्सन कांग्रेस की सोनिया गांधी से भी बातचीत की है। यानी कि सीधे तौर पर वो जो मुद्दा लगातार ट्वीट के जरिए उठा रहे हैं, अब वो सीधे टेलीफोनिक बातचीत भी कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपने 3 मंत्री दिल्ली दरबार में भी रवाना किए हैं। क्या वाकई इन हालात को देखकर दिनेश लगता है कि राजस्थान में स्थिति जो है वो संकट में है? अब बिल्कुल देखिए, स्थितियां तो लगातार विकट होती जा रही है और इसे लेकर ही सीएम लगातार चिंता जाहिर कर रहे हैं। और आज जो बात की गई है इसकी वजह भी यही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम ने बात की है। वही मुद्दा जो लगातार वो उठाते रहे हैं कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी है, दवाइयों की कमी है और दूसरे राज्यों के अनुपात में और जो मरीज हैं उनके अनुपात में राजस्थान को दवाइयां और ऑक्सीजन कम मिल रही है। तो आज भी प्रधानमंत्री के समक्ष यही मुद्दा सीएम ने उठाया है। ये कहा है कि क्योंकि पिछले दिनों केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन के प्लांट जो है वो पूरे देश में जो है वो अधिग्रहित कर लिए और एक नेशनल पॉलिसी बना दी। तो सीएम अशोक गहलोत ने ये कहा है प्रधानमंत्री से कि जिस तरीके से ऑक्सीजन के जो प्लांट अधिग्रहित किए गए उसी तरीके से टैंकर्स भी अधिग्रहित केंद्र सरकार को करने चाहिए, क्योंकि सप्लाई जो है वो टैंकर्स के माध्यम से हो रही है। तो राजस्थान तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है, तो इन्हें भी अधिग्रहित कर केंद्र सरकार व्यवस्था करे, राजस्थान तक जो है वो ऑक्सीजन पहुंचाई जाए। तो ये प्रधानमंत्री से बात की। इसके साथ ही जो दवाइयों की कमी है उसे लेकर भी सीएम ने प्रधानमंत्री के समक्ष अपनी बात रखी है और ये कहा है कि दूसरे राज्यों के अनुपात में राजस्थान को कम दवाइयां दी जा रही है। इसके साथ ही कुछ और मुद्दों को लेकर भी प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात हुई है। प्रधानमंत्री के साथ ही कांग्रेस चेयरपर्सन जो है सोनिया गांधी, उनसे भी सीएम ने बात की है और राजस्थान के जो हालात हैं, जिस तरह की स्थितियां बन गई है, उन्हें लेकर पूरी रिपोर्ट कांग्रेस चेयरपर्सन को दी गई है। कांग्रेस चेयरपर्सन जो है सोनिया गांधी, वो खुद काफी चिंतित हैं जिस तरह के हालात बनते जा रहे हैं उनको लेकर। तो उनकी तरफ से भी लगातार कांग्रेस चेयरपर्सन की ओर से भी लगातार ये मांग की जा रही है केंद्र सरकार से कि सभी राज्यों को जो है उनके हक के अनुसार जो है वो ऑक्सीजन और दवाइयां मिलनी चाहिए। तो सीएम गहलोत काफी चिंतित हैं जिस तरीके के हालात बनते जा रहे हैं और यही वजह है कि 3 मंत्रियों का समूह भी आज दिल्ली भेजा गया है, जो आज अलग अलग केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर राजस्थान के जो हालात हैं उनसे अवगत करवाएगा और ये बताएगा कि किस तरीके से राजस्थान के साथ में भेदभाव हो रहा है और राजस्थान को पर्याप्त ऑक्सीजन और पर्याप्त दवाइयों की मांग ये मंत्री रखने गए हैं। तो लगातार केंद्र से जो है वो संपर्क जारी है। मुख्यमंत्री ने आज खुद जो है वो बात की है प्रधानमंत्री से और इसके साथ ही सोनिया गांधी को भी रिपोर्ट दी है। आसिफ जी। दिनेश, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं फिर से आपके पास में लौटूंगा। संवाददाता दिल्ली से भी हमारे साथ राजीव तिवारी जुड़े हुए हैं। राजीव, जैसा कि दिनेश ने बताया, इसमें कोई संदेह नहीं है अब कि राजस्थान की परिस्थितियां विकट दौर से गुजर रही हैं। 3 वरिष्ठ मंत्रियों को दिल्ली भेजा गया है ताकि राजस्थान के हालात में सुधार किया जा सके।
खुद मुख्यमंत्री लगातार ट्वीट कर रहे हैं, मोर्चा संभाल रखा है। आज इसी कड़ी में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की है। इसके साथ ही उन्होंने सोनिया गांधी को भी राजस्थान के हालात के बारे में अवगत करवाया है। तो बहुत जल्द मदद की दरकार है। राजीव तिवारी, इन सारे कदमों को देखकर लगता है बिल्कुल देखा जाए तो जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार तत्पर हैं तमाम मुद्दों को लेकर, उसे लग रहा है कि प्रदेश में जो स्थिति है वो विकट हो गई है कोरोना संक्रमण को लेकर के। क्योंकि पहले तो तमाम मुद्दों को ट्विटर के माध्यम से बताते रहे, उठाते रहे, लेकिन अब वो खुद 3 मंत्रियों को दिल्ली भेजे हैं और लगातार टेलीफोनिक वार्ता कर रहे हैं, प्रधानमंत्री से कर रहे हैं, कांग्रेस अध्यक्षा से कर रहे हैं। मतलब स्थिति बहुत ही गंभीर है। उन्होंने पहले भी चिंता जताई थी कि दूसरे राज्यों की अपेक्षा देखा जाए तो हमारे यहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई कम है और हमारे यहाँ संक्रमण की संख्या अधिक है। वो चाहते हैं कि जिस तरह से लखनऊ में लगातार रेलवे से पहुंचाया जा रहा है ऑक्सीजन, एयरलिफ्ट करके पहुंचाया जा रहा है, उसी स्थिति में राजस्थान को भी देना चाहिए। क्योंकि राजस्थान में जिस तरह से लोग संक्रमित हो रहे हैं, कोई ऐसा जिला, कोई ऐसा गांव मोहल्ला नहीं है जो संक्रमित जहाँ पे न हुए वो लोग। तो ऐसे में लगातार काफी लंबे समय से चिंता जता रहे थे और आज भी जो फोन करके उन्होंने चिंता जताया है कि जो उनके अधिकार क्षेत्र में जो उनको कोटा निर्धारित किया गया है, कम से कम अगर उतना भी मिलता तो अपनी स्थिति को कंट्रोल कर लेते। जी बिल्कुल राजीव। दिनेश, यहां पर रेमडेसिविर इंजेक्शन की भी लगातार कमी महसूस की जा रही है। ऑक्सीजन का मसला पूरे देश में किसी से छिपा नहीं है राजस्थान में, और जो मरीजों के आंकड़े लगातार विस्फोट बनकर रोज पुराना रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। ऐसे में बहुत जल्द जरूरत होगी, या फिर यूं कहा जाए कि फौरी तौर पर जरूरत होगी कि केंद्र सरकार आगे बढ़े और राजस्थान की मदद करे। दिनेश। बिल्कुल आसिफ, देखिए जिस तरीके से एक्टिव केसेज की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और रोज जो है वो संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ा हुआ राजस्थान में आ रहा है, तो इसे लेकर चिंता है। अभी जो जिस तादाद में मरीज आ रहे हैं उनके लिए पर्याप्त ऑक्सीजन है, लेकिन जिस तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है तो आने वाले दिनों में ज्यादा जरूरत होगी ऑक्सीजन की। और रेमडेसिविर इंजेक्शन का जहां तक मामला है तो वो भी दूसरे राज्यों से कम मिल रहा है। पिछले दिनों ही राज्य सरकार ने कुछ आंकड़े जारी किए थे और उसमें ये बताया था कि किस तरीके से राजस्थान में एक्टिव केसेज जो है उनकी संख्या पूरे देश में जो है वो 6 नंबर पर है, लेकिन ऑक्सीजन अलोकेशन जो किया जा रहा है उसमें राजस्थान को रखा गया है 17वें नंबर पर। इसी तरीके से रेमडेसिविर की अगर बात करें तो गुजरात, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से राजस्थान में केसेज की संख्या ज्यादा, लेकिन रेमडेसिविर मिल रहा है उन राज्यों को ज्यादा। तो ये इन मुद्दों को लेकर जो है वो राज्य सरकार चिंतित भी है और नाराजगी भी लगातार जाहिर कर रही है केंद्र सरकार से कि इस तरीके से भेदभाव नहीं होना चाहिए, मरीजों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये महामारी है और सभी को आवश्यकता है कि सभी राज्य सरकारें भी चिंतित है कि कैसे उनके लोगों को बिल्कुल। राजीव और दिनेश, आप दोनों साथियों का बहुत शुक्रिया इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। राजीव, आप हमारे साथ बने रहिएगा, मैं फिर से आपके पास में लौट के आऊंगा। कोरोना संकट पर प्रदेश सरकार एक्शन में है। 3 मंत्रियों को दिल्ली भेजा जा चुका है, जिन्होंने पहले लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की, जहां कोरोना को लेकर चर्चा हुई। इसके साथ ही तीनों मंत्री केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे और राजस्थान को पर्याप्त ऑक्सीजन सप्लाई और दवाइयों की मांग की जाएगी। और इसी खबर पर एक बार फिर से राजीव तिवारी की तरफ रुख करते हैं। राजीव, चूंकि हम लगातार इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, अशोक गहलोत राजस्थान मुख्यमंत्री लगातार ट्वीट के जरिए ये बता रहे हैं कि राजस्थान को दवाओं की जरूरत है। इसके साथ ही वो लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी गुहार लगा रहे हैं कि राजस्थान को दवाइयों की जरूरत है। कहीं ना कहीं ये सारी मांगे उस लेवल पर नहीं मानी गई जिस लेवल पर मानी जानी चाहिए थी। क्या यही वजह है राजीव की 3 वरिष्ठ मंत्रियों को भेजना पड़ा ताकि वो केंद्र सरकार को जाकर कन्विंस कर सके राजस्थान के हालातों को लेकर? कहा जाए तो जो स्थिति बनी हुई है राजस्थान को लेकर के वो बहुत ही चिंताजनक है। और कहीं ना कहीं पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हुई तो उसमें अशोक गहलोत ने पूरा आंकड़ा दिया था कि हमारे यहाँ संक्रमण की संख्या कितनी है और हमें जो ऑक्सीजन और जो दवाओं की जो सप्लाई है वो पूरी नहीं हो पा रही है, जो हमारे यहाँ कोटा निर्धारित है वो भी नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनको लग रहा होगा कि उनकी बातों को सुना नहीं जा रहा है। यही वजह है कि आज वो अपने 3 वरिष्ठ मंत्रियों को दिल्ली भेजे हैं, जो केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों से, डॉक्टर हर्षवर्धन से, नितिन गडकरी से, पीयूष गोयल से, मनसुख भाई मांडविया से मुलाकात करेंगे और आगे के लिए जो डिमांड है उसको कहेंगे कि समय रहते पूरा किया जाए। इसके पहले उन लोगों ने लोकसभा स्पीकर से भी उनके घर पर मुलाकात की है। जी राजीव, उम्मीद की जानी चाहिए कि ये 3 मंत्रियों का दिल्ली जाना सार्थक साबित होगा, केंद्र सरकार के मंत्रियों से मुलाकात करना।
बिल्कुल इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कहीं उम्मीद एक किरण दिख रही थी कि हम लोग अगर दिल्ली जाते हैं और वहाँ पे टेबल पर बैठकर बात करते हैं तो कोई ना कोई रास्ता ऐसा तैयार होगा जिससे इस समस्या का समाधान होगा। और यही वजह है कि वो तीनों लोग दिल्ली पहुंचे हुए हैं, तीनों वरिष्ठ मंत्री दिल्ली पहुंचे हुए हैं और जो भी राज्य में जो दिक्कतें आ रही हैं उसके बारे में वो लोग अवगत कराएंगे, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री अपील करते रहे कि जिन राज्यों में दिक्कत है वहाँ के मुख्यमंत्री हमको बताएं, हम समस्या का समाधान करेंगे। तो ऐसे में उस दिन तो बैठक हुई तो उन्होंने सारी समस्याओं का जिक्र किया था, लेकिन अभी भी जो है तमाम समस्याएं बनी हुई हैं जिनको लेकर के मंत्री पहुंचे हुए हैं दिल्ली। जी राजीव, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और अजमेर में एसीबी की कार्रवाई सामने आई। रूपनगढ़ में ग्राम विकास अधिकारी को ट्रैप किया गया। 8,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया। कृष्णकांत मीणा इस अधिकारी का नाम है जिसे गिरफ्तार किया गया। घर का पट्टा देने की एवज में रिश्वत मांगी गई थी। तो ग्राम विकास अधिकारी ट्रैप हुए हैं। 8,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए। नाम है कृष्णकांत मीणा। अजमेर में एसीबी ने कार्रवाई की है। घर का पट्टा यानी कि घर की रजिस्ट्री देने की एवज में यह रिश्वत मांगी गई थी। 8,000 रुपए दिए गए और उसी समय एसीबी ने विकास अधिकारी को धर दबोचा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता अभिजीत दवे के साथ। अजमेर से हमारे साथ जुड़ गए। अभिजीत, 8,000 रुपए अधिकारी ने रिश्वत मांगी, धर दबोचे गए। बिल्कुल, ये एंटी करप्शन ब्यूरो इंटेलिजेंस यूनिट अजमेर की कार्रवाई थी। जो पंचायत समिति है सिलोरा, उसकी ग्राम पंचायत है पनेर, उसके ये ग्राम विकास अधिकारी है कृष्ण मीणा, जो परिवादी पहलवान खान के आवासीय मकान के पट्टा बनाने की एवज में रिश्वत की राशि को मांग रहे थे। और जो सौदा था वो 8,000 रुपए में तय हुआ। इसकी शिकायत जब ब्यूरो को मिली, ब्यूरो ने इसका पूरा ट्रैप जाल बिछाया और तस्दीक होने के बाद आज जब ये आरोपी ग्राम विकास अधिकारी परिवादी के घर रिश्वत की राशि लेने पहुंचा तो वहां उसे 8,000 रुपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथों ट्रैप किया गया है। रूपनगढ़ थाने में फिलहाल ब्यूरो की अग्रिम कार्रवाई चल रही है और उसके बाद आरोपी को अजमेर लाया जाएगा। ये देखिए, 8,000 रुपए की राशि जो थी, ये 8,000 रुपए की राशि आवासीय पट्टा बनाने के एवज में ली गई थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ग्राम विकास अधिकारी परिवादी के घर पहुंचकर रिश्वत की इस राशि को ले रहा था, जिस पर एसीबी इंटेलिजेंस यूनिट की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। आसिफ जी अभिजीत, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो अजमेर में एसीबी ने यह कार्रवाई की जहां पर 8,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए कृष्णकांत मीणा को गिरफ्तार किया गया। घर का पट्टा एवज देने की एवज में यह रिश्वत मांगी गई थी। अजमेर एसीबी की कार्रवाई। तो कोरोना का कहर जारी है लेकिन लापरवाही भी भारी है। बार बार समझाने के बाद भी लोग नहीं मान रहे। आपकी टीवी स्क्रीन पर लापरवाही की 8 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर टोंक की है जहां देवली में खुलेआम गाइडलाइन का उल्लंघन किया जा रहा है। दूसरी तस्वीर झुंझुनू की है जहां नियमों के उल्लंघन पर 7 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई हुई। तो तीसरी तस्वीर अजमेर की है जहां पुलिस ने वाहनों के लिए नए स्टिकर जारी किए हैं। चौथी तस्वीर गंगानगर की जहां सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों पर चिकित्सा विभाग खुद ही लापरवाह बना हुआ है। पांचवी तस्वीर अजमेर की है। यहां भी बाजारों में भीड़ उमड़ रही है और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। प्रतापगढ़ में नगर परिषद ने शहर के कई इलाकों को सैनिटाइज किया तो सवाई माधोपुर में सभी बॉर्डर्स को सील कर दिया गया। भरतपुर में केंद्रीय बस स्टैंड पर यात्रियों की भीड़ देखने को मिली। इन तस्वीरों के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या हम ऐसे में कोरोना के खिलाफ जंग जीत पाएंगे। और अब बात हनुमानगढ़ की जहां पीलीबंगा की किन्नर पार्षद पूनम महंत का मास्क नहीं पहनने पर 2 साधुओं के साथ मारपीट करने का वीडियो वायरल हुआ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह पार्षद पूनम एक साधु को थप्पड़ मार रही है। साधु की पगड़ी भी खींच लेती है जबकि पार्षद ने खुद मास्क नहीं पहन रखा, लेकिन साधुओं को ये कहकर धमकाती रही कि कोरोना काल है, मास्क क्यों नहीं पहना। पीलीबंगा थानाधिकारी इंद्र वर्मा ने वीडियो में पार्षद पूनम महंत के होने की पुष्टि की, लेकिन थानाधिकारी का कहना है कि इसको लेकर कोई शिकायत नहीं की गई है।
तो न्यूज 18 के सवाल, पार्षद ने साधुओं को क्यों पीटा? क्या पार्षद प्रोटोकॉल से ऊपर है? लापरवाह पार्षद का ये कैसा सबक सिखाने का तरीका है? कानून हाथ में लेना कितना जायज है? पार्षद ने खुद मास्क क्यों नहीं लगाया? और हनुमानगढ़ से हमारे संवाददाता राजू रामगढ़िया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजू, ये वीडियो अब तक वायरल हो चुका है, साधु समाज आगे आया है इस घटना के खिलाफ? जी बिल्कुल, अभी ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि जो वीडियो है ये एक तो कल का बताया जा रहा है, मगर इस संबंध में न तो दो साधु उन्होंने कोई थाना में कंप्लेंट करी, कोई शिकायत दर्ज करवाई, और न ही जो है साधु समाज अभी तक इस मामले में कहीं आगे आया है। मगर चूंकि ये वीडियो आज वायरल हुआ है, अभी सब लोगों की नजर में आया, तो हो सकता है कि इस पर कहीं ना कहीं जो आक्रोश निकल कर आएगा साधु समाज का कि इस तरह की घटना दो साधु उनके साथ की गई, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, और वो भी उस बात को लेकर के खुद मास्क नहीं लगाया, दूसरों को मास्क की नसीहत तो दी जा रही है, इसको लेकर कहीं ना कहीं आक्रोश तो निकल कर आएगा। मगर फिलहाल क्योंकि आज ये वीडियो वायरल हुआ है, तो हो सकता है कि आज या कल तक प्रतिक्रिया मिलेगी। राजू, हालांकि ये वीडियो जरूर अब वायरल होने लगा है, लेकिन क्या इस पार्षद ने जो इनके साधुओं ने थाने में गए, इनके खिलाफ, पार्षद के खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज करवाई? बिल्कुल, जो पीलीभंगा थानाधिकारी इंद्र वर्मा, उनसे सुबह बात हुई थी। राजू, मैं आपको रोकूंगा, खुद पूनम महंत पार्षद हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए, उनके साथ बात करते हैं। पूनम जी, आपका वीडियो देख रहे हैं हम इस वक्त टीवी पर। आपने खुद मास्क लगा नहीं रखा और साधुओं के ऊपर आपने हाथ उठाया, आप उन्हें नसीहत भी दे सकती थी। सर मेरी बात सुनो, पहले जब मैं बाहर निकल के गई, साधु मेरे दरवाजे पे आए हुए थे। जब मैं बाहर निकल के गई, मैं सो रही थी, उठ के बाहर गई तो 3 साधु बाहर से आए हुए थे। ठीक है, वो हालांकि साधु नहीं थे, हम आप उनको साधु कह सकते हैं। ठीक है, मेरे मास्क नहीं था, मैं क्षमा मांगती हूँ, माफी मांगती हूँ, उसमें कोई बात नहीं, भी मेरे मास्क नहीं था। ठीक है, मैं अचानक उठ के गई, सो रही थी तो सोई हुई तो मास्क लगा नहीं सकती मैं उठ के गई मेरे दरवाजे पे, हालांकि मेरे दरवाजे। पूनम जी, आप सोते हुए मास्क नहीं लगा सकती, लेकिन बाहर किसी बुजुर्ग पर लाठी उठाते हुए तो मास्क लगा सकती है ना? नहीं सर, ना तो वो बुजुर्ग थे, ना मैंने उनपे लाठी उठाया। हाँ, वो भागने लगे तो मैंने उनको डांटा जरूर था, ये आपके मास्क नहीं है, क्योंकि कोरोना महामारी इतनी फैल रही है बहुत ज्यादा, बाहर के हो यहाँ के नहीं हो, ये चीज भी तो पूनम जी, आप जिस इलाके से पार्षद हैं, आप उस इलाके की थानेदार भी हैं। हाँ जी पूनम जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी हाँ जी हाँ, ये तस्वीरें देख, इस समय आप न्यूज 18 राजस्थान देख रही हैं? हाँ जी सर, आप देख रही हैं आप किस तरीके से डंडा लेकर थानेदार की तरह व्यवहार कर रही है साधुओं के साथ, और आप कह रही है ये साधु नहीं है। आपको कैसे पता ये साधु नहीं है? मैं ये बात तो नहीं कहती, भी वो बाहर के आए हुए थे, और हमारी जो कोरोना मीटिंग थी। नहीं, आपने इनका आधार कार्ड चेक किया था? उनके पास था ही नहीं सर। तो फिर आप कैसे कह रही है कि ये साधु नहीं है? उनके पास कोई चीज नहीं थी ऐसी, बोले हम बाहर से आए हैं, तो इसीलिए हमारी कोरोना। तो पूनम जी, साधु फकीरों के पास कहाँ कोई डॉक्यूमेंट होता है? क्यों नहीं होता? हम भी साधु फकीर हैं, हमारे पास डॉक्यूमेंट है, ये क्यों नहीं होता? अच्छा, आप पार्षद हैं, आप फकीर हैं, तो ये कौन थे पूनम जी, ये तो बताइए। अब ये तो मुझे नहीं पता, ये बाहर के थे, और जब मैं नींद से उठकर गई एक कदम, तो भाई मैंने उन्हें डांट दिया, उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। चलो, किसी को बुरा लगा होगा तो सॉरी, मैं माफी मांगती हूँ उनसे। चलिए पूनम जी, आप न्यूज 18 राजस्थान पर उनके दर्शकों के सामने आप ये कह रही हैं कि आप अपने बर्ताव पर शर्मिंदा है, आप माफी मांगती हैं। पूनम जी, बढ़ाइए भाई जी, बढ़ाइए। मेरी आवाज मिल रही है पूनम जी? हाँ जी हाँ जी। आप ये कहना चाह रही हैं कि आप अपने बर्ताव पर शर्मिंदा हैं, आप माफी मांगती हैं? जी, मैं माफी मांगती हूँ। चलिए पूनम जी, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। पूनम महंत पार्षद, जिनकी तस्वीरें इस समय वायरल हो रही हैं, और इन्होंने कहा कि इन्होंने जो है वो जल्दबाजी में इस तरह का कदम उठाए, माफी मांगती है, इन्हें इस तरह की हरकत को अंजाम नहीं देना चाहिए। राजू रामगढ़िया हमारे साथ है। राजू, आपने सुना होगा, इस समय पूनम महंत हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट थी, इन्होंने इस घटना के लिए माफी मांगी है। जी बिल्कुल, इन्होंने इस घटना के लिए माफी मांगी है, मगर कहीं ना कहीं चूंकि वो एक पार्षद हैं, एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, तो उनको पहली बात तो ऐसी घटना करनी ही नहीं चाहिए थी। साधु, बिल्कुल व्याख्या नहीं है कि कौन साधु है, चाहे कोई व्यक्ति हो,
इस तरह से किसी पर बिल्कुल। डंडा उठाना ये बिल्कुल गलत बात है। राजू रामगढ़िया, आपका धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो पूनम महंत, आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से उन्होंने साधुओं के साथ ये व्यवहार किया, और उनका साथ ये भी कहना था कि साधु नहीं है। हालांकि न्यूज 18 से बातचीत के दौरान उन्होंने इस घटना पर खेद जताया, साथ ही माफी मांगी। और इस समय न्यूज 18 राजस्थान की खबर का असर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इस पार्षद ने अपने इस बर्ताव पर शर्मिंदगी जताई है। साफ तौर पर न्यूज 18 राजस्थान पर उन्होंने फोन के जरिए माफी मांगी। इन्होंने कहा कि उन्हें इस तरह का बर्ताव इनके साथ में नहीं करना चाहिए। हालांकि सीधे तौर पर देखा जाए तो इन साधुओं ने किसी भी तरीके से कोई एफआईआर नहीं करवाई है, थाने में जाकर कोई कानूनी एक्शन नहीं लिया है। लेकिन ये वीडियो हनुमानगढ़ में खूब वायरल हुआ है और अब धीरे धीरे ये वीडियो आसपास के जिलों में भी देखा जा रहा है, और इसी को लेकर हमने इस पार्षद के साथ बातचीत की और पार्षद ने माना कि जो है वो उनसे गलती हुई है, उन्हें इस तरीके का बर्ताव नहीं करना चाहिए। न्यूज 18 राजस्थान की खबर का हाथों हाथ असर, यहाँ पर फौरन बातचीत की गई और उन्होंने अपने बर्ताव पर को लेकर माफी मांगी। भरतपुर की एक शादी समारोह में कोरोना प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ी। गानों पर थिरकते मस्ती में डूबे लोगों में से ज्यादातर ने मास्क नहीं पहना था। सोशल डिस्टेंसिंग की तो दूर दूर तक गुंजाइश ही नहीं थी। क्या बाराती, क्या घरवाले, सब के सब लगे पड़े हैं तेज म्यूजिक की धुन पर ताता थाइया करने। ऐसे नाच रहे हैं मानो शादी नहीं आजादी का दिन हो। ये तस्वीरें भरतपुर की हैं, जहां प्रशासन ने एक दूल्हे को बारात में हेलीकॉप्टर लाने की अनुमति दे रखी थी। हालांकि प्रशासन ने ये भी ताकीद कर रखा था कि शादी में कोरोना नियमों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। लेकिन जैसे ही दूल्हा हेलीकॉप्टर लेकर यहाँ पहुँचा, लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। म्यूजिक ऑन हुआ और सबके सिर पर पागलपन सवार हो गया। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी गईं, मास्क उतार कर फेंक दिया गया, गले मिले, एक दूसरे के साथ ताल से ताल मिलाई। खास बात यह है कि जितने नाचने वाले थे उससे कहीं ज्यादा दर्शकों की भीड़ थी, और वो भी नाचने वालों की तरह यूं ही आ गए थे जैसे कोरोना से मुक्ति पर्व मनाने आए हों। कायदे से डांस के वक्त ही प्रशासन को इनका पागलपन ठीक कर देना चाहिए था, जुर्माना लगाना था, लेकिन कोई नहीं आया इन्हें रोकने और ये मनमानी करते रहे। सब के सब भूल गए कि अगर इस भीड़ में एक भी इंसान कोरोना पॉजिटिव हुआ तो फिर इनके घरों में कोरोना का ऐसा विस्फोट होगा जिसकी कल्पना तक इन्होंने नहीं की होगी। क्या बारात लापरवाही की तस्वीर टोंक में भी देखने को मिली। टोंक के देवली में प्रशासन लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है, लेकिन लोग हैं कि मानने का नाम ही नहीं ले रहे। बाजार में कई लोग बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। गाइडलाइन के मुताबिक 11 बजे तक की छूट है, लेकिन छोटे कस्बों में लोग दिन भर बाजार में घूमते नजर आ रहे हैं। सब्जी, फल, अन्य जरूरी सामान खरीदने के बहाने लोग बाजार में निकलते हैं और मुंह पर मास्क नहीं लगा रखते। पुलिस की ओर से लगातार इन लोगों के चालान भी काटे जाते हैं, लेकिन लोग हैं कि समझने का नाम ही नहीं लेते। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी लगातार शहर में माइक के जरिए, स्पीकर के जरिए जागरूक करने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये आमजन की लापरवाही आमजन पर ही भारी पड़ रही है।
अब खबर गंगानगर से, जहां के सूरतगढ़ के राजकीय चिकित्सालय में गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में सैंपल लेने वालों की लंबी कतारें लग रही है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा। लेकिन अस्पताल प्रशासन आंख मूंदे बैठा है। हालात ये हैं कि इसी ट्रॉमा सेंटर में ही टीकाकरण भी चल रहा है, जिससे टीका लगवाने के लिए आने वाले लोग भी संक्रमण की चपेट में आ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ SBI बैंक में उपभोक्ताओं की लंबी लंबी कतारें लग रही हैं, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा। झुंझुनू नगर परिषद आयुक्त अनीता खीचड़ अपनी टीम के साथ शहर के दौरे पर निकली। उन्होंने शहर में कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर 7 दुकानों को सीज किया। अलवर शहर के नगली सर्किल पर आज दोपहर एक सैलून में दुल्हन को सजाने के दौरान कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन किया जा रहा था। इस मामले की सूचना जिला प्रशासन को लगी और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और सैलून को 72 घंटे के लिए सील कर दिया। यहाँ हमने देखा कि जो ब्यूटी पार्लर्स हैं और बुटीक्स हैं वो दुल्हनों के श्रृंगार के नाम पर खोल रहे हैं और कोरोना संक्रमण को बढ़ावा दे रहे हैं। उसके मद्देनज़र हमें सूचना मिली, उस पर मैं, कमिश्नर और कोतवाल, हमारी जॉइंट टीम यहाँ पहुंची। हमने देखा कि एक छोटी सी जगह पर इन्होंने करीब 14-15 लोगों को एक साथ भरा हुआ था, बाहर से लॉक कर दिया। तो इसी संदर्भ में कोविड उल्लंघन पर इनकी पेनल्टी काटी गई है और इसको आगामी 3 मई तक के लिए सीज किया गया है। नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ अजमेर पुलिस ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया। शहर कोतवाल शमशेर खान सुबह 6 बजने के साथ ही ट्रैफिक पुलिस के साथ सब्जी मंडियों और व्यस्त बाजारों में दौरा कर कोरोना प्रोटोकॉल की अनदेखी करने वालों का चालान काटते हैं और उनके वाहन जब्त करते हैं। आज सुबह 6 बजे से ही ट्रैफिक पुलिस और कोतवाली थाना द्वारा संयुक्त कार्रवाई यहाँ आगरा गेट सब्जी मंडी और इसके आसपास के क्षेत्र में की जा रही है। आप खुद भी देख रहे हैं यहाँ काफ़ी लोग अनावश्यक रूप से घूम रहे हैं। उनकी हमने गाड़ियाँ सीज की हैं और ट्रैफिक पुलिस का जो ट्रक है उसमें डाल के ले जाया जा रहा है। गाइडलाइन की पालना करवाने के लिए पुलिस के जवान लगातार ड्यूटी कर रहे हैं, तो वहीं अभी भी कुछ लोग हैं जो गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहे। ऐसे में पुलिस इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर जुर्माना वसूल रही है। अंबेडकर सर्किल पर भी किरानी दुकानदार ने गाइडलाइन की पालना नहीं की और दुकानदार समय के बाद भी खोलकर रखी। सूचना के बाद कोटगेट पुलिस मौके पर पहुंची और दुकानदार पर जुर्माना लगाया। इसके साथ ही दुकानदार को साफ चेतावनी दी कि अगर इसके बाद भी उसने नियमों की पालना नहीं की तो उसकी दुकान को सीज कर दिया जाएगा। झुंझुनू नगर परिषद ने कोरोना से मरने वालों के अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी ली है। परिषद ने अस्पताल से शमशान तक शवों को ले जाने के लिए 2 एम्बुलेंस की व्यवस्था की है। ये दोनों वाहन निःशुल्क सेवा देंगे। इसके लिए नगर परिषद ने कंट्रोल रूम भी स्थापित कर दिया है। अंतिम संस्कार के लिए कंट्रोल रूम में 01592231469 पर सूचना देनी होगी। नगर परिषद द्वारा 2 एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। जो कोविड-19 के तहत जिनकी डेथ हो गई उनका अंतिम संस्कार एम्बुलेंस के माध्यम से शमशान घाट पर ले जाके नगर परिषद के कर्मचारियों के द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही नगर परिषद द्वारा ही इनकी लकड़ियों की व्यवस्था की गई है, इस जो कि 24 आवर्स है वो उपलब्ध रहेगी एम्बुलेंस की सेवा। और कोरोना की दूसरी लहर ने पूरे देश की कमर तोड़ कर रख दी है। लहर पहले से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है। एक बार फिर से लोग घरों में बंद हो गए और उसका सीधा असर यात्री ट्रेनों पर नजर आ रहा है। NWR जोन से एक बार फिर 40 यात्री रेलों के चक्के बिना यात्रियों के थम गए। छोटी सी चूक